एक्सरसाइज 3.6 एनसीईआरटी क्लास 10 फर्स्ट क्वेश्चन है सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पहले तो जो नीचे हमें इक्वेशन दे रखी है उनको सिंपल लीनियर इक्वेशन के अंदर बनाएंगे, फिर हम उसको सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट पार्ट है 1/2x + 1/3y = 2। सेकंड इक्वेशन है 1/3x + 1/2y = 13/6। अब यहाँ पे x हमें नीचे दे दिया तो इसको सोल्व करने में मुश्किल होगी। वैसे ये नहीं है कि आप सोल्व नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। जैसे हमने पिछले मेथड किए थे, आप एक के अंदर से वैल्यू निकाल कर दूसरे के अंदर रख दोगे या फिर आप एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि लगा दोगे तो भी ये हल हो जाएंगे, लेकिन उससे बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा और बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, कहीं ना कहीं पे गलती होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो इस तरह की इक्वेशन को सोल्व करने के लिए एक आसान तरीका है कि हम 1/x को p मान लेते हैं और 1/y को q मान लेते हैं। आप ABC PQ RST को छोड़ भी मान सकते हो, मतलब x और y को छोड़कर कुछ और लेना है हमें। अब यहाँ पे जो 1/2x है ना, इसको हम 1/2 मल्टीप्लाई में 1/x लिख सकते हैं। अब 1/x की जगह पे हमने मान लिया p, तो यहाँ पे हम लिख देंगे p, ये बन जाएगा हमारे पास p/2। तो ऐसे ही सेम आगे है 1/3y को हम लिख सकते हैं 1/3 मल्टीप्लाई में 1/y। 1/y को हमने q मान लिया तो हम यहाँ पे 1/y की जगह पे q लिख देंगे, तो ये इक्वेशन में बन जाएगा q/3। कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे पास वेरिएबल यानी कि चर पद है जैसे x y z p q r s t, उसको हमें ऊपर लेकर जाना है ताकि सॉल्यूशन करने में दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी p/2। यहाँ पे जब हम q की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास q/3 = 2। ऐसे ही सेम यहाँ पे आ जाएगा 1/3x की जगह पे हम रख सकते हैं p/3। 1/2y को हम बना सकते हैं प्लस q/2 = 13/6। अब हम आगे एलसीएम लेकर इनको सिंपल बना लेंगे। यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा हमारा 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 3p प्लस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई q से हो जाएगी = ये 6 दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जब हम 6 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 12 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन बन गई 3p + 2q = 12। अब ऐसे ही हम सेकंड इक्वेशन के अंदर जब एलसीएम लेंगे तो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 2p। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 3q = 13/6। ये 6 इस तरफ डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 13 आ गया। 2p + 3q = 13। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके p और q की वैल्यू निकालेंगे। फिर वो p और q की वैल्यू हम 1/x और 1/y के इक्वल रख देंगे तो वो x और y की वैल्यू भी आ जाएगी। अब यहाँ पे हमें सेम बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आ जाएगा 2 3 = 6p, यहाँ पे आ जाएगा 2 2 = 4q, फिर आगे आ जाएगा 24। ऐसे ही सेम हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6p, फिर आ जाएगा 9q = 39। अब हम निशान बदल लेंगे। निशान बदलने के लिए यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस आ जाएगा, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 में से हम 4 को माइनस करेंगे, ये माइनस का 5q आ जाएगा = 39 में से हम 24 को माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस का 15 आ जाएगा। दोनों तरफ माइनस से कैंसिल आउट हो गया, 5q = 15। 5 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा तो q की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। अब हम किसी एक इक्वेशन में q की वैल्यू रख के p की वैल्यू भी निकाल लेंगे। हम q की जगह पे रख देंगे 3, 3 3 = 9। 9 दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा, 2p ऐसे का ऐसा। 13 में से 9 को माइनस किया, 4 आ गया। ये 2 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा तो p की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। हमने p को 1/x की जगह पे लिखा था और q को 1/y की जगह पे। हम p की जगह जो भी हमारा आंसर है वो लिख देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 2, ये x इस तरफ आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। ये 2 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/2। ऐसे ही सेम हम q की जगह पे जो वैल्यू आई है 3 वो रख देंगे, ये y इस तरफ आकर मल्टीप्लाई का हो जाएगा, ये 3 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा तो y की वैल्यू हमारे पास 1/3 आ जाएगी। ऐसे ही हम आगे के सभी क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। अब सेकंड पार्ट है 2/√x + 3/√y = 2। सेकंड इक्वेशन है 4/√x - 9/√y = -1। अब ये वर्गमूल यानी कि अंडर रूट का क्वेश्चन है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको बिल्कुल वही सेम करना है। हम इस पूरे हिस्से की जगह पे मान लेंगे p, तो 1/√x की जगह हम p पुट कर लेंगे। 1/√y यानी 1/वर्गमूल y की जगह पे हम रख लेंगे q। यहाँ पे जब हम p रखेंगे तो ये बन जाएगा 2p। जब हम इस हिस्से की जगह पे q रखेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 3q, बराबर में आ जाएगा 2। ऐसे ही सेम बिल्कुल यहाँ पे करना है, ये बन जाएगा 4p - 9q = -1। अब हम इन दोनों इक्वेशन को हल करके p और q की वैल्यू निकालेंगे। फिर वो p और q की वैल्यू यहाँ पे रख के
x और y की वैल्यू भी आ जाएगी। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन है, हम इसमें एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि लगा देंगे। उसके लिए हम या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये 4p के इक्वल आ जाए, या फिर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये 9k के इक्वल आ जाए। तो हम इस इक्वेशन की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई की तो यहाँ पे बन जाएगा 4p, 2 की 3 से मल्टीप्लाई की तो यहाँ पे बन जाएगा 6q और यहाँ पे भी बन जाएगा 2 2 ज़ा 4। अभी इस इक्वेशन को भी हम यहाँ पे रख लेंगे 4p माइनस 9q इज इक्वल टू -1। अब हम इनके निशान बदल देंगे क्योंकि ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। हमें एक प्लस का चाहिए, एक माइनस का चाहिए, तो हम इसको माइनस का बना देंगे। ये प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा। 4p से 4p कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों प्लस के हैं तो ऐड हो जाएंगे। 9 और 6 आ जाएगा 15q इज इक्वल टू 4 में 1 को ऐड किया तो यहाँ पे आ गया 5। 15q इज इक्वल टू 5 है, ये 15 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा। 5 से 15 कैंसिल आउट होकर यहाँ पे q की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/3। अब q की जगह पे 1/3 रख के हम p की वैल्यू भी निकालेंगे। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 1। 1 जब दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 2p इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1 है, ये 2 दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। p की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2। अब हमने p को माना था 1/√x, तो हम p की जगह पे वैल्यू रख देंगे 1/2 जो हमारी वैल्यू अभी अभी आई है, इज इक्वल टू 1/√x। जब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई यानी आर पार गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास √x यानी वर्गमूल x बराबर है 2। अब हमें तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए है तो हम दोनों तरफ स्केयर कर देंगे। यहाँ पे ये इसका स्केयर हो जाएगा और इसका भी स्केयर हो जाएगा। हम जो भी करेंगे ना वो दोनों तरफ करेंगे। अगर हम अंडर रूट यानी वर्गमूल करें तो वो भी दोनों तरफ होगा, अगर हम स्केयर कर रहे हैं तो वो भी दोनों तरफ होगा। स्केयर से अंडर रूट यानी वर्गमूल कट जाता है तो यहाँ पे आ जाएगा x। 2 की पावर करेंगे, 2 पावर का मतलब होता है 2 की गुना 2 से, तो 2 दूनी 4। x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 4। ऐसे ही सेम हम y की वैल्यू भी निकाल लेंगे। हमारे पास q की वैल्यू है 1/3 इज इक्वल टू 1/√y। हम यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई यानी आर पार गुना कर देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा √y इज इक्वल टू 3। अब हमें यहाँ भी y की वैल्यू चाहिए तो हम दोनों तरफ स्केयर कर देंगे। अंडर रूट से स्केयर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 का स्केयर होता है 9, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9। थर्ड पार्ट है 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 14। सेकेंड इक्वेशन है 3/x माइनस 4y इज इक्वल टू 23। अब यहाँ पे हमारे पास x नीचे है तो हम p की जगह पे रखेंगे 1/x, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी 4p। फिर y तो ऊपर ही है, y की जगह पे हमें कुछ नहीं करना है, या तो आप इसको ऐसे कैसे छोड़ दिए। अगर आप दोनों कोई p और q में सिंपल सोल्व करना चाहते हो तो आप q की जगह पे सिंपल y मान लीजिए। अब की बार y आपको नीचे नहीं लेना क्योंकि y यहाँ पे नीचे नहीं है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 4p प्लस 3q इज इक्वल टू 14। तो ऐसे ही सेम यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3p क्योंकि 1/x जो नीचे है वो p के इक्वल है, माइनस में 4q इज इक्वल टू 23। अब हम इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि से हल करेंगे। आप अगर चाहो तो किसी और मेथड को भी अप्लाई कर सकते हो। अब हमें इन्हें एक दूसरे के इक्वल बनाना है, तो इसकी मल्टीप्लाई हम 4 से कर देंगे और इसकी मल्टीप्लाई हम 3 से कर देंगे। 3 की मल्टीप्लाई 4p से होकर ये बन जाएगा हमारे पास 12p। फिर 3 की मल्टीप्लाई 3 से होकर ये बन जाएगा हमारे पास 9y। आप यहाँ पे y भी रख सकते हो और आप यहाँ पे q भी रख सकते हो क्योंकि अब की बार कुछ फर्क नहीं है, q भी y के इक्वल है। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास q इज इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई 14 से होगी तो यहाँ पे आ जाएगा 42। बिल्कुल ऐसे ही सेम यहाँ पे है 4 3 ज़ा 12p माइनस 4 4 ज़ा 16q। 4 की मल्टीप्लाई 23 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 92। अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के लिए हम निशान बदल देंगे, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। ये दोनों ही प्लस के हैं तो ऐड हो जाएंगे। 16 में हमने 9 को ऐड किया तो यहाँ पे आ जाएगा 25q इज इक्वल टू 92 में से हम 42 को माइनस कर देंगे और निशान बड़े का आ जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास -50। 25 इस तरफ आकर डिवाइड में हो जाएगा तो 25 को 50 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आएगा 2, तो q की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। अब q और y दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो y की वैल्यू भी आ जाएगी -2। अब ये y या फिर q की वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन के अंदर रख के p की वैल्यू भी निकाल देंगे। मान लीजिए हम इस इक्वेशन के अंदर y की जगह पे रख रहे हैं -2। 4 2 ज़ा -8, ये यहाँ पे बाहर एक माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3p प्लस 8 इज इक्वल टू 23। ये इस तरफ आकर माइनस का होगा। 3p इस तरफ ऐसे का ऐसा, दूसरी तरफ 23 में से हमने 8 को माइनस किया तो ये आ गया 15। 3 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा, 3 को हम 15 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा। p की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। अब हमने p को 1/x के इक्वल माना था, हम p की जगह पे रख देंगे 5। ये x इस तरफ आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये 5 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/5 और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2। फोर्थ पार्ट है 5
अपॉन एक्स माइनस वन 1 अपॉन वाई माइनस टू इज इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन है 6 अपॉन एक्स माइनस वन माइनस 3 अपॉन वाई माइनस वन इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा, जबकि ये क्वेश्चन भी सिंपल है बाकी क्वेश्चन की तरह। हम पी की वैल्यू अब की बार मान लेंगे 1 अपॉन एक्स माइनस वन। यहाँ पे थोड़ा सा बाद में लगाएगा जब वी की वैल्यू को रखेंगे, बाकी सारा बिल्कुल सेम टू सेम है। और यहाँ पे जो 1 अपॉन वाई माइनस टू है इसको हम मान लेंगे क्यू, तो क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन वाई माइनस टू। जब हम यहाँ पे 1 अपॉन एक्स माइनस वन की जगह पी रखेंगे तो ये आ जाएगी इक्वेशन 5p प्लस यहाँ पे सिंपल क्यू आ जाएगा, क्योंकि 1 है 1 की क्यू से मल्टीप्लाई होगी तो सेम रह जाएगा, इज इक्वल टू 2। ऐसे ही सेम यहाँ पे आ जाएगा 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 2। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके p और q की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर उससे x और y की वैल्यू आएगी। यहाँ पे 1 आएगा, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। अब हम इन इक्वेशन को सोल्व करेंगे। यहाँ पे सेम बनाना मुश्किल है क्योंकि मल्टीप्लाई ज़्यादा करनी पड़ेगी। हम यहाँ पे सेम बना लेते हैं। अगर मैं इस ऊपर वाली इक्वेशन की 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ 15p। जब 3 की मल्टीप्लाई क्यू से होगी तो ये आ जाएगा प्लस का 3q इज इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो यहाँ पे आ जाएगा 6। यहाँ पे हमें निशान बदलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। 15 में हमने 6 को ऐड किया तो ये आ गया हमारे पास 21p इज इक्वल 6 में 1 को ऐड किया तो 7 आ गया। जब ये 21 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में होगा तो 7 को 21 से डिवाइड करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, यानी p की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/3। अब हम दोनों में से किसी एक इक्वेशन के अंदर p की वैल्यू रख के q की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। हम p की जगह पे वैल्यू रखेंगे 1/3। ये 3 6 से डिवाइड होकर 2 आ जाएगा। ये 2 जब दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इस तरफ है -3q इज इक्वल टू, जब हम 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, क्यू की वैल्यू आ जाएगी 1/3। अब हमने p को 1 अपॉन एक्स माइनस वन की जगह पे रखा था और p की वैल्यू हमारी आई है 1/3, तो हम इसके इक्वल 1/3 को रख देंगे। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि आर पार गुना कर देंगे। x माइनस वन के बराबर आ जाएगा 3, ये 1 दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही सेम हम क्यू के अंदर करेंगे। हमने क्यू को माना था 1 अपॉन वाई माइनस टू, इसकी वैल्यू भी हमारे पास 1/3 आई है। यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि आर पार गुना कर देंगे। y माइनस टू बराबर 3 आ जाएगा, ये दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा। 3 और 2 5, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। फिर आगे 7x माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5। ये क्वेश्चन आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन इसमें सिर्फ एक स्टेप एक्स्ट्रा है, बाकी बिल्कुल सेम टू सेम है ये पिछले क्वेश्चन की तरह। हम इसको थोड़ा सा खोल कर लिख देंगे। जैसे हमारे पास अगर a प्लस b/2 है तो हम इसको a अपॉन 2 प्लस b अपॉन 2 लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम इसको दोबारा से एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे तो ये बिल्कुल वैसे का वैसा आ जाएगा। हमने सिर्फ इसका रूप बदल दिया। अगर हम इसका एलसीएम ले तो 2 आ जाएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 की a से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a, बीच में प्लस का निशान है। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 के b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b आ जाएगा। बिल्कुल वही सेम टू सेम आ गया। इस तरह से हम इसको खोलकर लिख सकते हैं, लेकिन अगर अपोन में है ना तो नहीं खोल सकते। जैसे हमारे पास a अपॉन b प्लस में c है, तो अब हम इसको खोलकर नहीं लिख सकते। हम इसको a अपॉन b प्लस a अपॉन c नहीं लिख सकते, क्योंकि जब हम इसको एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे तो ये बिल्कुल वैसा ही नहीं आएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब ऊपर प्लस या माइनस हो तो हम उसको खोलकर लिख सकते हैं अलग अलग, बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस है। लेकिन अगर नीचे कुछ है तो हम उसको खोलकर नहीं लिख सकते। तो ऐसे ही खोलकर लिख देंगे हम 7x के अपॉन में xy लिख देंगे, बीच में माइनस का निशान है तो माइनस आ जाएगा। फिर हम 2y के अपॉन में भी खोलकर लिख देंगे xy। अब यहाँ x से x कैंसिल होकर आ गया 7 अपॉन y, माइनस का निशान, यहाँ पे y से y कैंसिल होकर आ गया 2 अपॉन x इज इक्वल टू 5। बिल्कुल वैसे ही बन गया। अब अगर आप 1 अपॉन y को चाहो तो p रख सकते हो। अगर आप कहो कि 1 अपॉन x को ही हमें p रखना है तो यहाँ पे ये इक्वेशन बन जाएगी 7q माइनस 2p इज इक्वल टू 5। लेकिन अगर आप कहो कि मुझे पहले वाले को p लेना है तो आप यहाँ पे 1 अपॉन y को p लिख सकते हो। आपको जैसा आसान लगे आप बिल्कुल वैसे कर लीजिएगा, आपकी मर्जी है। तो मान लेते हैं कि यहाँ हमने 1 अपॉन y को तो p ले लिया और 1 अपॉन x को q ले लिया, तो इक्वेशन बन जाएगी 7p माइनस 2q इज इक्वल टू माइनस का 5। बिल्कुल ऐसे ही सेम हम सेकंड इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। 8x अपॉन xy, बीच में प्लस का निशान है तो प्लस आ जाएगा। 7y अपॉन xy इज इक्वल टू 15। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास 8 अपॉन y, यहाँ y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच जाएगा 7 अपॉन x इज इक्वल टू 15। अब हमने p को माना है 1 अपॉन y, तो इक्वेशन बन जाएगी 8p। 1/x को माना है q, तो इक्वेशन बन जाएगी 7q इज इक्वल टू 15। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन है, इसको सोल्व करने के लिए हमें एक जैसा बनाना पड़ेगा। इन दोनों की तो मल्टीप्लाई ज़्यादा बड़ी चली जाएगी, हम इसको तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर 2 7 ज़ा
14 और 7 2 ज़ा 14, यहाँ पे इक्वल आ जाएगा। आप चाहो तो पी को भी एक जैसा बना सकते हो, बस हमें या तो पी को या फिर क्यू को बिल्कुल एक जैसा बनाना है, जो ऊपर है वही नीचे है। अब हम इसकी 7 के 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 49 पे, 7 की 2 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 14 क्यू, 7 की 5 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू 35। बिल्कुल ऐसे ही सेम यहाँ पे करेंगे। 2 8 ज़ा 16 पी प्लस में आएगा 7 2 ज़ा 14 क्यू इज इक्वल टू 2 की 15 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 30। अब यहाँ पे मैंने निशान बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है, ये बिल्कुल ऐसे ही कट जाएंगे। 49 में हमने 16 को ऐड किया तो ये आ गया 65 पी इज इक्वल टू, यहाँ पे 35 में हमने 30 को ऐड किया तो ये भी हमारे पास 65 आ गया। 65 दूसरी तरफ जाकर कैंसिल आउट हो जाएगा, पी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। अब हम दोनों में से किसी एक इक्वेशन के अंदर पी की वैल्यू रख देंगे तो क्यू की वैल्यू भी आ जाएगी। यहाँ पे हमने पी की जगह पे रख दिया 1, 7 की 1 से मल्टीप्लाई 7 माइनस 2 क्यू इज इक्वल टू 5। ये 7 दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा, 2 क्यू ऐसे का ऐसा। 7 में से 5 को माइनस किया तो माइनस 2 आ जाएगा, क्योंकि निशान बड़े का होता है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा तो क्यू की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। पी की वैल्यू भी 1 आ गई, क्यू की वैल्यू भी 1 आ गई। अब हमने पी को माना था 1/y, क्यू को माना था 1/x। पी की जगह पे हम 1 रखेंगे, y इस तरफ आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। क्यू की जगह पे 1 रखेंगे, ये x इस तरफ आकर मल्टीप्लाई का हो जाएगा तो x की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। फिर उसके बाद 6th पार्ट है 6x + 3y इज इक्वल टू 6xy, 2x + 4y इज इक्वल टू 5xy। ये पिछले जैसा ही है, बस इसमें एक स्टेप और एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। अब हमारे पास 6x + 3y इज इक्वल टू 6xy है। अगर मैं इस xy मल्टीप्लाई को इस तरफ डिवाइड में ले आऊँ तो ये हमारा पिछला जो क्वेश्चन के जैसा बन जाएगा। यहाँ पे हम इसको अलग अलग खोल कर लिख देंगे। जब 6x के अपोन में x/y आएगा तो x से x कैंसिल होकर 6/y आ जाएगा। जब हम 3y के अपोन में xy को लिखेंगे तो y से y कैंसिल आउट होकर यहाँ पे आ जाएगा 3/x इज इक्वल टू 6। हम बिल्कुल सेम करेंगे, 1/y की जगह तो p रख देंगे और 1/x की जगह पे q रख देंगे। 6 की मल्टीप्लाई p से हो जाएगी, q की मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगी इज इक्वल टू 6। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब बिल्कुल ऐसे ही सेम सेकेंड इक्वेशन में करेंगे, ये इस तरफ आकर डिवाइड में हो जाएगा। जब 2x के अपोन में xy आएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा तो 2/y बच जाएगा। यहाँ पे y से y कट के 4/x बच जाएगा, दूसरी तरफ बचेगा 5। हमने 1/y की जगह पे मान लिया p, तो ये बन जाएगा 2p प्लस 1/x की जगह पे माना था q, ये बन जाएगा 4q इज इक्वल टू 5। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। हम फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा सा आसान बना सकते हैं, हम इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास 2p। कॉमन हमेशा मल्टीप्लाई में से लिया जाता है। आप अगर सोचो कि यहाँ पे 6 था, 6 में से हमने 3 बाहर ले लिया तो अंदर 3 बच जाएगा। यहाँ पे 3 नहीं बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, क्योंकि 6 को हम खोल कर लिखेंगे तो 3 × 2 होगा। 3 अगर बाहर आ जाएगा तो 2 अंदर बच जाएगा। प्लस का निशान है तो प्लस है, 3 में हमने बाहर ले लिया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, मतलब 1 बचेगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास q इज इक्वल टू 6। ये 3 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 2। इस तरह से हमारी जो ये इक्वेशन है ना, ये 2p + q इज इक्वल टू 2 इसमें बदल जाएगी। हमारे पास ये दोनों इक्वेशन है। इस इक्वेशन के अंदर से हमने 3 को कॉमन ले लिया तो ये इक्वेशन इसके अंदर चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे भी p है, यहाँ पे p है, हम इसको सोल्व कर लेंगे, निशान बदल देंगे। ये माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। 4q में से जब हम q को माइनस करेंगे तो माइनस का 3q आ जाएगा। 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 3 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा। क्यू की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। अब हम किसी एक इक्वेशन के अंदर क्यू की वैल्यू रख के पी की वैल्यू भी निकाल लेंगे। यहाँ पे हम क्यू की जगह पे 1 रखेंगे, ये दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा। इस तरफ है 2p, हमने 2 - 1 किया तो 1 आ गया। p की वैल्यू आ गई 1/2। हम इस p और q की हेल्प से x और y भी निकाल देंगे। पहले हमारे पास सबके बार नीचे y था तो हमने 1/y को p के इक्वल माना था। p की वैल्यू हमारे पास आई है 1/2। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास q को हमने 1/x माना था, q की जगह पे हम 1 रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। 7th पार्ट है 10/x + y + 2/x - y इज इक्वल टू 4। इसमें हमें एक स्टेप और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, मतलब इसमें हमें 2 बार इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी। हम अभी तो सिंपल क्या करेंगे, p को मान लेंगे 1/x + y और q को मान लेंगे 1/x - y। जब ये हमारा पूरा ही p के इक्वल हो जाएगा तो इक्वेशन बन जाएगी 10p।
यहाँ पे पूरा ही अगर क्यू के इक्वल हो जाएगा तो इक्वेशन बन जाएगी 2q इज इक्वल टू 4। तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई 10p प्लस 2q इज इक्वल टू 4। ऐसे ही सेम यहाँ पे करेंगे, ये पूरा p के इक्वल है तो 15p आ जाएगा, माइनस का निशान यहाँ पे पूरा q के इक्वल है तो q आ जाएगा इज इक्वल टू -2। अब हम इन दोनों को सोल्व करके x और y की इक्वेशन बनाएंगे, फिर दोबारा से फिर से इक्वेशन सोल्व होगी। अब ये हमारे पास दो इक्वेशन है, इनको सोल्व करने के लिए हमें किसी एक जगह पे एक जैसा बनाना पड़ेगा। तो हम इसकी मल्टीप्लाई तो 5 से कर देंगे और इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, तो यहाँ पे दोनों जगह पे 10 आ जाएगा। अब हमें निशान बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, वैसे ही कट जाएंगे। 50 और 30 को ऐड किया तो ये आ गया हमारे पास 80p इज इक्वल टू 20 में से 4 को माइनस किया तो यहाँ पे आ गया 16। जब ये 80 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा तो p की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 16/80। हम इसको सोल्व करेंगे तो 16 5 80 होता है, p की वैल्यू आ जाएगी 1/5। अब ये p की वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन के अंदर रख के q की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे हम इस इक्वेशन के अंदर p की जगह पे रख देते हैं 1/5, ये 5 इससे कैंसिल होकर यहाँ पे आ जाएगा 3, ये 3 दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा, माइनस का 5q इज इक्वल टू -2 और -3 सोल्व होकर -5 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 के अपोन में 5 आकर यहाँ ये भी कैंसिल हो जाएगा। क्यू की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। हमने p को 1/x प्लस वाई माना था, क्यू को 1/x माइनस वाई माना था। p की जगह पे हमारी वैल्यू आई है 1/5, हम यहाँ पे 1/5 रख देंगे। क्यू की वैल्यू हमारी 1 आई है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे ये इस तरफ आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और जब हम इसको आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब हमें x और y की वैल्यू निकालने के लिए एक बार फिर से इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। ये प्लस का y है, माइनस का y है, कैंसिल हो जाएगा। x में x को ऐड किया 2x आ गया, 5 में 1 को ऐड किया तो 6 आ गया, 2x इज इक्वल टू 6। 2 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। अब हम किसी एक इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू रख के y की वैल्यू भी निकाल देंगे। यहाँ पे रख देंगे हम 3 दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा, 5 में से 3 को माइनस किया 2 आ गया, y की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। उसके बाद क्वेश्चन को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया इसने। अब की बार 1/3x प्लस वाई 1/3x माइनस वाई इस तरह से दे दिया। अब जो हमारे पास है ना बिल्कुल हम वैसा ही रख देंगे। तो p को हम मान लेंगे 1/3x प्लस वाई, क्यू को हम मान लेंगे 1/3x माइनस वाई। जब हम यहाँ पे 1/3x प्लस वाई को p मानेंगे तो ये इक्वेशन में आ जाएगा p, क्योंकि p की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो p आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा q इज इक्वल टू 3/4। ऐसे ही सेम यहाँ पे होगा 1/3x प्लस वाई p है तो ये बन जाएगा 1/2p माइनस 1/2, यहाँ आ जाएगा q इज इक्वल टू -1/8। अब हम इस इक्वेशन को आगे थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। अब हमारे पास ये इक्वेशन है, हम 4 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये बन जाएगा 4p प्लस 4q इज इक्वल टू 3। अब हम सेकेंड इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो इसके लिए पहले हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। हम एलसीएम ले लेंगे, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास सिर्फ p माइनस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 के क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे क्यू आ जाएगा -1/8। ये 2 इस तरफ डिवाइड में है, जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 2 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4। इस तरह से इक्वेशन बन गई p माइनस क्यू इज इक्वल टू -1/4। बिल्कुल सेम टू सेम हम 4 को इस तरफ मल्टीप्लाई में ले आएंगे, ये आ जाएगा 4p माइनस 4q इज इक्वल टू -1। अब हम दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के ऊपर नीचे रखेंगे तो हमें कुछ भी मल्टीप्लाई वगैरह करने की जरूरत नहीं है, ये प्लस का ही माइनस का कट जाएगा। 4 में 4 को ऐड किया, ये आ गया हमारे पास 8p इज इक्वल टू 3 में से 1 को माइनस किया 2 आ गया, ये 8 इस तरफ आकर डिवाइड में होगा तो p की वैल्यू आ जाएगी 1/4। अब एक इक्वेशन में हम p की जगह पे 1/4 रखेंगे, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 ये दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा, -4q इज इक्वल टू -1 -2 होता है, ये -4 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में होगा, माइनस से माइनस कैंसिल 1/2। क्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2। हमने p को 1/3x प्लस वाई और क्यू को 1/3x माइनस वाई ये माना था। हम p की जगह पे जो हमारा आंसर है वो रख देंगे, क्यू की जगह पे जो आंसर है वो रख देंगे। जब हम इनके आर पार गुना यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। बिल्कुल ऐसे ही सेम यहाँ पे बन जाएगी, ये 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे ये प्लस माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों एक जैसे हैं ना, और एक प्लस का एक माइनस का है। 3x में 3x को ऐड किया, ये बन गया हमारे पास 6x। 4 में 2 को ऐड किया, ये आ गया 6। 6 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड का हो जाएगा, हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1। अब हम किसी भी एक इक्वेशन के अंदर x की जगह पे 1 रख देंगे, ये 3 दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा, y बच जाएगा। 4 में से 3 को माइनस किया 1, x की भी वैल्यू 1 आ गई और y की भी वैल्यू 1 आ गई। तो इस तरह से हम इसको डबल सोल्व करके निकाल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम एज ए पेयर ऑफ इक्वेशन एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट है, रितु कैन रोट
डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। अब इस क्वेश्चन में कह रखा है कि कोई लड़की ऋतु है जो पानी के अंदर तैर रही है। तो अब इस तरह से मान लीजिए इस डायरेक्शन के अंदर हमारा पानी बहकर जा रहा है, अगर वो इसी डायरेक्शन में तैरेगी तो पीछे से पानी भी उसकी हेल्प करेगा और कुछ उसकी खुद की स्पीड हो जाएगी। लेकिन अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में तैरेगी ना, तो उसके लिए उसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब वो अपोजिट डायरेक्शन में तैरेगी तो उसकी जो स्पीड है वो जो आगे से पानी बहकर आ रहा है उसकी स्पीड से ज़्यादा होनी चाहिए, नहीं तो ये पानी उसको बहाकर ले जाएगा। अगर दोनों की स्पीड बराबर है तो वो वहीं पे रुकी रहेगी, अगर दोनों की स्पीड बराबर नहीं है, एक की स्पीड ज़्यादा है, तो उसी डायरेक्शन में मूवमेंट हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ इसके लिए। मान लीजिए यहाँ हमने बीच में कोई चेयर वगैरह रख रखी है, एक बच्चा इसको इस तरफ से खींच रहा है, दूसरा बच्चा इसको इस तरफ से खींच रहा है। अगर दोनों बच्चों ने बिल्कुल सेम फोर्स लगा रखा है, दोनों बच्चे सेम एज के सेम फोर्स लगा रहे हैं, तो ये कुर्सी यहीं रहेगी, ये कहीं पे भी नहीं जाएगी। अगर इस बच्चे का फोर्स ज़्यादा है तो ये कुर्सी इस डायरेक्शन में चली जाएगी, अगर इस बच्चे का फोर्स ज़्यादा है ये कुर्सी इस डायरेक्शन में चली जाएगी। आपने कभी आंधी तूफान के अंदर चलते हुए महसूस किया होगा कि जिस डायरेक्शन में पीछे से हवा आ रही है, अगर हम उसी डायरेक्शन में आगे की तरफ जा रहे हैं तो पीछे से हवा हमारी हेल्प करेगी, मतलब एक तरह से वो हमें धक्का सा लगाएगी। लेकिन अगर हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में है तो हमें चलने में दिक्कत होगी, हमें जो एयर का प्रेशर है उससे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी हम आगे चल पाएंगे। तो यहाँ पे 3 सिचुएशन होती है। अगर हम उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, जिस डायरेक्शन में हवा या पानी चल रहा है, तो वो हमारी हेल्प करेगी, उस टाइम पे हवा की स्पीड और हमारी स्पीड दोनों प्लस हो जाएंगी। अगर हम अपोजिट चल रहे हैं तो माइनस हो जाएगी, क्योंकि हमें एयर से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। मान लीजिए हमारी जो स्पीड है ना वो 10 किलोमीटर पर आवर है, हवा की जो स्पीड है ना वो 4 किलोमीटर पर आवर है। अगर हम सेम डायरेक्शन में होंगे तो दोनों की ऐड होकर 14 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। अगर हम अपोजिट चलेंगे ना तो 4 किलोमीटर तो हमारा खत्म ही कर दिया ना एयर ने प्रेशर से, हम सिर्फ 6 किलोमीटर पर आवर कवर कर पाएंगे। और अगर दोनों की स्पीड इक्वल है, जैसे हमारी भी 10 किलोमीटर पर आवर है, एयर की भी 10 किलोमीटर पर आवर है, तो दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे और हम किसी भी डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो यही कंसेप्ट इसके अंदर है। तो जब भी आपको कभी एयर से रिलेटेड या फिर स्विमिंग वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे ही करना है। अगर डायरेक्शन सेम है तो आप स्पीड को ऐड कर दीजिएगा, अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है तो उसको माइनस कर दीजिएगा। अब इसके अंदर क्या रखा है कि डाउन स्ट्रीम, यानी जिस डायरेक्शन में पानी बहकर जा रहा है उसी डायरेक्शन में ऋतु भी तैर रही है, तो दोनों की जो स्पीड है वो प्लस हो जाएगी। अब जो हमें निकालना है ना वो हम एक्स और वाई मान लेते हैं, तो हम मान लेंगे कि ऋतु की स्पीड एक्स है और जो पानी है उसकी भी तो कुछ स्पीड होगी ना, तो वाटर की स्पीड हमारे पास वाई हो जाएगी। अब ये दोनों स्पीड ऐड हो जाएंगी अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो, यानी कि एक्स प्लस वाई। अब हम इक्वल में क्या रखें, यहाँ पे तो 20 भी है और 2 भी है। हमारे पास स्पीड का एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लगभग हर बच्चे ने इस फॉर्मूले को पढ़ा होगा, साइंस के अंदर आता है ये। अब यहाँ पे स्पीड निकालनी है हमें, क्योंकि ये टोटल स्पीड है हमारी दोनों की। तो डिस्टेंस कितनी कवर की है हमने, 20 किलोमीटर। कितने टाइम में कवर की है, नीचे टाइम आ जाता है, 2 आवर में 20 को 2 से डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। मैंने आपको ये इतना क्यों बताया, क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना तो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड सिचुएशन में है अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन में, यानी पानी तो अलग डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और जो ऋतु है वो अलग डायरेक्शन में स्विमिंग कर रही है। तो यहाँ पे उसने सिर्फ 4 किलोमीटर कवर की है 2 आवर के अंदर। अब यहाँ स्पीड क्या होगी, माइनस, ऋतु की स्पीड ज़्यादा होगी तभी तो वो आगे बढ़ पाएगी पानी से। तो यहाँ पे x माइनस वाई आ जाएगा, हम ऋतु की स्पीड में से पानी की स्पीड घटा देंगे। की बार स्पीड क्या होगी, हम उसी फॉर्मूले से स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से निकाल लेंगे। 4 डिस्टेंस आ जाएगी, 2 आवर टाइम है, 2 को 4 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास ये 2 इक्वेशन है, हम इनको सोल्व कर देंगे, ऊपर नीचे रख देंगे, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो गए। x में x को ऐड किया 2x, 10 में 2 को ऐड किया 12, 2 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा। हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 6 है। अब हम x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन के अंदर रखेंगे। मान लीजिए हम x की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, ये 6 दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा। 10 में से 6 माइनस किया 4 आ गया, यानी x हमने स्पीड मानी थी किसकी, ऋतु की। तो ऋतु की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी और जो पानी की स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। सेकंड पार्ट है 2 वुमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone. ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम पहले इन्वर्स यानी कि उल्टा करते हैं। उसका कारण क्या होता है, मान लीजिए एक आदमी है ए और एक दूसरा आदमी है बी।
ए किसी काम को 5 दिन में करता है, दूसरा उसी काम को 10 दिन में करता है, तो यहाँ पे आपको 10 नंबर बड़ा लग रहा होगा कि बी ने 10 दिन लगाए हैं तो उसने ज़्यादा काम किया होगा, जबकि हमारा काम सेम है। तो सेम काम को अगर कोई कम टाइम में करता है तो इसका मतलब उसकी पावर ज़्यादा है, अगर सेम काम को कोई ज़्यादा टाइम में करता है तो इसका मतलब उसकी पावर कम है। तो यहाँ पे टाइम और पावर का रिलेशन ऑपोजिट होता है, अगर टाइम कम लगाएगा तो पावर ज़्यादा है, अगर टाइम ज़्यादा लगाएगा तो पावर कम है। इसलिए जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन करते हैं तो पहले हम उसको पलट लेते हैं। अब इसके लिए आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल के बारे में भी पता होना चाहिए, तो पहले मैं आपको उसके बारे में बता देती हूँ। अगर एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ जाए तो वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे मान लीजिए मैंने ज़्यादा सामान खरीदा है दुकान से, तो मेरे को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, सामान की क्वांटिटी बढ़ाने से पैसे भी बढ़ गए, इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन दूसरा होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जिसके अंदर एक के बढ़ने से दूसरा घट जाता है। मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, हम अपनी गाड़ी की स्पीड अगर बढ़ा देते हैं तो टाइम कम लगेगा, हम अगर अपनी गाड़ी की स्पीड कम कर देते हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसको कहते हैं हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब हम मान लेते हैं कि एक वुमेन किसी काम को करने के लिए x दिन लगाती है, एक मैन उसी काम को करने के लिए y दिन लगाता है। तो यहाँ पे इसने क्या रखा है 2 वुमेन, यानी कि 2 की अपोन में हम जो भी वो दिन लगाते हैं उसको x से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई में नहीं लेंगे, डिवाइड में लेंगे, उसका कारण मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर 5 मैन है तो 5 को हम डिवाइड करेंगे y के साथ, यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू, उसने क्या रखा है कि वो सभी मिलकर 4 डेज के अंदर उस काम को करेंगे। तो यहाँ पे हम 4 डायरेक्ट नहीं लेंगे, हम इसको अपोन करके लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 1/4। वैसे ही हम सेकंड इक्वेशन बना लेंगे, 3 वुमेन है तो 3 के अपोन में x आ जाएगा, 6 मैन है तो 6 के अपोन में y आ जाएगा इज इक्वल टू, ये हमारे पास 3 डेज है, 3 डेज है तो हम इसको भी अपोजिट करके 1/3 लिख लेंगे। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हम इन दोनों इक्वेशन को p और q में चेंज करके सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे 1/x को हम रख लेंगे p, तो ये आ जाएगा 2p प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 5q। जब हम 1/y को q के इक्वल रखेंगे इज इक्वल टू 1/4, ये 4 दूसरी तरफ आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 20। बिल्कुल ऐसे ही सेम हम यहाँ पे सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 3p प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 6q इज इक्वल टू 1/3। ये 3 इस तरफ आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9p, यहाँ आ जाएगा 18q इज इक्वल टू 1। ये 2 इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आप किसी भी मेथड को अप्लाई कर सकते हो। एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो हमें इनको इक्वल करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 9 से कर दूँ और इस पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई 8 से कर दूँ तो ये 9 8 जा 72 दोनों तरफ इक्वल आ जाएगा। 9 8 जा 72p आ गया, फिर 9 की 20 से मल्टीप्लाई की तो ये हमारे पास 180 क्या हुआ आ गया इज इक्वल टू 9 की 1 से मल्टीप्लाई की तो ये हमारे पास 9 आ गया। बिल्कुल ऐसे ही सेम यहाँ पे है, 9 की 8 से मल्टीप्लाई की 72p आ गया, 8 की 18 से मल्टीप्लाई की प्लस 144 क्या हुआ आ गया इज इक्वल टू 8 की 1 से मल्टीप्लाई की तो यहाँ पे 8 आ गया। हम इस इक्वेशन को सोल्व कर देंगे तो ये माइनस का ये भी माइनस का ये भी माइनस का निशान बदल देंगे, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। जब हम 180 में से 144 को माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 36q इज इक्वल टू 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 36q इज इक्वल टू 1। क्यू की वैल्यू आ जाएगी 1/36, क्योंकि 36 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा। अब क्यू की वैल्यू आ गई, हम पी की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। अब हम किसी एक इक्वेशन के अंदर क्यू की वैल्यू रख के पी की वैल्यू भी निकाल लेंगे। ये हमारा 9p ऐसे का ऐसा 18, क्यू की जगह पे हम रख देंगे 1/36। 18 को 36 से डिवाइड किया तो ये कैंसिल होकर आ गया हमारे पास 1/2 इज इक्वल टू 1 है। ये 1/2 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 1 में से 1/2 को माइनस किया तो 1/2 ही आ गया। 9p इज इक्वल टू 1/2, ये 9 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा तो 9 2 जा 18, p की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/18। अब हमने p को 1/x और q को 1/y के इक्वल माना था, p की जगह पे हम रख देंगे 1/18। जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 18 आ जाएगी, q की जगह पे हम रख देंगे 1/36। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू 36 आ जाएगी। जब कोई वुमेन उस काम को करती है तो वो 18 डेज यानी 18 दिन में करेगी, और जब कोई मैन उस काम को करेगा तो 36 डेज यानी 36 दिन में करेगा। थर्ड पार्ट है, रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम partially by train or partially by bus. She take 4 hours if she travel 60 km by train and remaining by bus. If she travel 100 km by train and the remaining by bus, she take more 10 minutes longer.
फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। अब इस क्वेश्चन में क्या रखा है कि रूही एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करती है। वो कुछ हिस्सा तो ट्रैवल करती है ट्रेन से और बाकी का बचा हुआ ट्रैवल करती है बस से। जैसे मान लीजिए वो 50 किलोमीटर ट्रैवल करती है ट्रेन से, टोटल डिस्टेंस है 300 किलोमीटर, तो बाकी का बचा हुआ 250 वो बस से कवर करेगी। अब इस क्वेश्चन में हमें ट्रेन और बस की स्पीड निकालनी है, तो जो हमें निकालना होता है हम उसको एक्स या वाई मान लेते हैं। ट्रेन की स्पीड को हमने एक्स मान लिया, बस की स्पीड को हमने वाई मान लिया। वो फर्स्ट सिचुएशन के हिसाब से कह रहा है कि ये हमारी 300 किलोमीटर डिस्टेंस है। शुरुआत की जो 60 किलोमीटर है ना वो तो उसने ट्रेन से ट्रैवल की है और बाकी की जो 240 है वो उसने बस से ट्रैवल की है और टोटल उसको लगे हैं 4 आवर। अब मैं अगर वो टाइम निकाल लूँ जो ट्रेन के अंदर लगा है और वो टाइम निकाल लूँ जो बस के अंदर लगा है और उसको ऐड कर दूँ तो वो 4 के इक्वल आएगा, क्योंकि टोटल यहाँ से यहाँ तक आने के लिए टाइम लगा है 4 आवर। हम टाइम निकाल लेंगे। हमारे पास फार्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड यहाँ पे हमने एक्स मान रखी है, एक्स इज इक्वल टू डिस्टेंस कितने कवर की है 60, टाइम हमें पता नहीं कितना है, तो ये टी इस तरफ आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये एक्स इस तरफ आकर डिवाइड में हो जाएगा। तो जो ट्रेन के अंदर से टाइम लगा है ना उसको सोल्व होने के बाद यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 60 अपॉन एक्स। ये वो टाइम है जो ट्रेन के अंदर लगा है। बिल्कुल ऐसे ही सेम हम यहाँ पे करेंगे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमने बस की स्पीड को मान रखा है वाई, डिस्टेंस यहाँ पे है 240 किलोमीटर। टाइम का हमें नहीं पता कि कितना टाइम लगा, हमें सिर्फ टोटल टाइम पता है कि टोटल 4 घंटे लगे हैं। ये नहीं पता कि बस से अलग कितना टाइम लगा और ट्रेन से कितना लगा है। ये टी इस तरफ आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये वाई दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा। ये वो टाइम आ गया जो बस में लगा है। तो ट्रेन से हमें टाइम लगा 60 अपॉन एक्स, बस से हमें टाइम लगा 240 अपॉन वाई इज इक्वल टू 4 आवर। यानी ये वो टाइम है जो ट्रेन में लगा है, ये वो टाइम है जो बस में लगा है। दोनों को मिलाकर टोटल टाइम 4 घंटे लगा है एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचने के लिए। सेकंड सिचुएशन में कह रहा है कि वो 100 किलोमीटर ट्रेन से कर रही है, तो अगर उसने ट्रेन से 100 किलोमीटर ट्रैवल किया है तो बाकी बचा हुआ 200 उसने बस से ट्रैवल किया है। पहले हम टाइम वाला पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। हमारे पास 4 आवर तो पिछली बार लगे थे, अब की बार 10 मिनट एक्स्ट्रा है, तो हम 4 में 10 को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये तो हमारे पास आवर है और ये हमारे पास मिनट है। एक जैसे में हमेशा एक जैसे ही ऐड होते हैं। किलोमीटर में किलोमीटर ही ऐड होगा, किलोमीटर में कभी भी सेंटीमीटर ऐड नहीं होगा। अब यहाँ 2 रास्ते हैं, या तो आप इसको मिनट में बदल लीजिए। अगर इसको मिनट में बदल लेंगे तो हमारी पिछली इक्वेशन हावर में है, दोनों को हम आपस में कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, तो हमें सारा क्वेश्चन ही हावर के अंदर रखना पड़ेगा। हम इसको हावर के अंदर चेंज कर लेते हैं। जैसे मैं आपसे ये पूछती हूँ 30 मिनट के अंदर कितने हावर होते हैं, तो उस टाइम पे आप इसको डिवाइड करोगे 60 से, ये आ जाएगा 1/2 यानी हाफ आवर। अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि 180 में कितने हावर होंगे, 180 मिनट्स हैं उसमें हावर निकालने होंगे, तो हम इसको 60 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 हावर। अगर हमें हावर से मिनट पे जाना है तो हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हमें मिनट से हावर्स पे आना है तो हम 60 से डिवाइड करते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 2 हावर के अंदर कितने मिनट होंगे, तो यहाँ पे आप 2 की मल्टीप्लाई 60 से कर दोगे। मैं आपसे पूछूं कि 120 मिनट के अंदर कितने हावर होंगे, तो यहाँ पे आप 120 को 60 से डिवाइड कर दोगे। आई होप जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ वो थोड़ा बहुत आपको समझ आ रहा होगा। ये बहुत ही बेसिक बातें होती हैं लेकिन ये क्वेश्चन को गलत करा देती हैं। तो यहाँ पे हमारा 10 मिनट है, आप इसको जब हावर में कन्वर्ट करोगे तो 60 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट होकर ये आ गया हमारे पास 1/6। अब हम इसमें 4 को ऐड कर सकते हैं। जब हम 4 में 1/6 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 6 को 1 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 6 4 जा 24 आ जाएगा। यहाँ पे 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, यहाँ पे आएगा प्लस का 1, 24 में 1 ऐड किया 25/6 आ गया। ये वो टाइम है जो सेकंड सिचुएशन के अंदर लगा है। अब हमने टोटल टाइम तो निकाल लिया, हम अलग अलग निकाल लेते हैं कि ट्रेन से कितना टाइम लगता है और बस से कितना टाइम लगता है। हमें वही सेम काम करना है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड यहाँ पे हमारी कितनी है ट्रेन की, हमने एक्स मान रखा है। डिस्टेंस कितनी कवर की है अब की बार 100, नीचे है टाइम, ये टाइम दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। हमें सिर्फ टाइम चाहिए तो हम टाइम को एक तरफ अकेला रख लेंगे, ये एक्स इस तरफ आकर डिवाइड में हो जाएगा। यानी ट्रेन में कितना टाइम लगा है 100 अपॉन एक्स। बिल्कुल ऐसे ही सेम हम बस का निकाल लेंगे। बस की स्पीड हमने वाई मान रखी है, डिस्टेंस बस से हमने कवर की है 200, टाइम ये यहाँ पे है, टाइम इस तरफ आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, वाई इस तरफ आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो 20 अपॉन वाई ये वो टाइम है जो बस से कवर किया है हमने। अब टोटल टाइम 25/6 है तो इसकी हेल्प से हम इक्वेशन बना देंगे 100 अपॉन एक्स, ये तो टाइम है ट्रेन का,
प्लस में 200 अपॉन वाई, ये टाइम है हमारा बस का, दोनों को मिलाकर कितना है 25/x, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हम इन दोनों इक्वेशन को p और q से आगे सिंपल बना लेंगे। जब हम 1/x की जगह पे p रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 60p प्लस यहाँ पे 1/y की जगह पे हम जब q रखेंगे तो ये आ जाएगा 240q इज इक्वल टू 4। ऐसे ही सेम यहाँ पे आ जाएगा 1/x की जगह पे p आ जाएगा तो 100p 200q इज इक्वल टू 25/6 है। हम इन इक्वेशन को थोड़ा सा सिंपल बना देंगे ताकि सोल्व करने में दिक्कत ना हो। 4 को इस तरफ हम डिवाइड में ले आएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4, इस तरफ बच जाएगा 1। 4 को 60 से डिवाइड किया, ये आ गया हमारे पास 15p प्लस 4 को 240 से डिवाइड किया, ये आ गया हमारे पास 60q इज इक्वल टू 1। ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थोड़ी सी आसान हो गई। फिर हम सेकंड इक्वेशन के साथ भी ऐसा ही करेंगे। हम 25 को इस तरफ डिवाइड में ले आएंगे, तो जब हम 25 को 100 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 4p। 25 को 200 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 8q इज इक्वल टू 1/6। अब हम इस 6 को भी इस तरफ ले आएंगे मल्टीप्लाई में, 6 4 ज़ा 24, 6 8 ज़ा 48 इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास ये दोनों इक्वेशन है, हमें इसको एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि से हल कर लेंगे। उसके लिए हमें या तो p को या q को एक जैसा बनाना पड़ेगा। ये तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा गुना में, हम यहाँ पे कर लेते हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आए कि हम किससे मल्टीप्लाई करें तब इक्वल आ जाएगा, तो आप एक काम कर लीजिएगा, आप एलसीएम ले लीजिएगा। जैसे इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेना तो वो आ जाएगा हमारे पास 120 120 है, यानी हम 120 पर दोनों को बराबर कर सकते हैं। 15 की मल्टीप्लाई किससे करूं कि 120 आ जाए, तो यहाँ पे हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं यहाँ पे 24 की मल्टीप्लाई किससे करूं कि 120 आ जाए, तो इसकी मल्टीप्लाई हम 5 से कर देंगे। इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि हम किस इक्वेशन की मल्टीप्लाई किससे करें जिससे ये दोनों बराबर आ जाएंगे। तो यहाँ पे 8 से करनी पड़ेगी, यहाँ पे 5 से करनी पड़ेगी। 8 की मल्टीप्लाई 15 से की तो ये आ गया हमारे पास 120p। फिर 8 की मल्टीप्लाई 6 से की तो ये आ गया हमारे पास 480q इज इक्वल टू 1। 5 की मल्टीप्लाई 24 से करेंगे तो यहाँ पे 120p आ जाएगा। 5 की मल्टीप्लाई 48 से करेंगे तो ये 240 आ जाएगा हमारे पास, इसके आगे क्यों लग जाएगा। 5 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और 8 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब हम इसको आगे सोल्व कर लेंगे तो निशान बदल देंगे, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। जब हम 480 में से 240 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 240 आ जाएगा। 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा। इस तरह से ये आ जाएगा 240q इज इक्वल टू 3। ये 240 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा। 3 को जब हम 240 से डिवाइड करेंगे तो 1/80 आ जाएगा, यानी q की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/80। जब हम फर्स्ट इक्वेशन में q की जगह पे 1/80 रखेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3/4। ये दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा। जब हम एलसीएम लेकर इसको सोल्व करेंगे तो 4 - 3 ये आ जाएगा हमारे पास 1/4, यानी 15p इज इक्वल टू 1/4 है। जब हम दूसरी तरफ 15 को ले जाएंगे तो इस तरफ ये मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ डिवाइड में हो जाएगा। p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/60। हमने p को 1/x माना था और q को हमने 1/y माना था, तो p की वैल्यू हमारे पास 1/60 आई है इज इक्वल टू 1/x। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू 60 आ जाएगी। यहाँ पे q की जगह पे हम 1/80 रखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई यानी आर पार गुना करेंगे तो y की वैल्यू 80 आ जाएगी। हमने क्वेश्चन के अंदर ट्रेन की स्पीड को x माना था और बस की स्पीड को y माना था, तो यहाँ ट्रेन की स्पीड हो जाएगी 60 km/h और बस की स्पीड हो जाएगी 80 km/h। थैंक यू वेरी मच।